हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं डीयू के फोर्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग। मेरे भाई, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट आपके पास जो है सब्जेक्ट है, अभी तक आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है फोर्थ सेमेस्टर की कंप्लीट इकोनॉमिक्स, वो भी हिंदी मीडियम में जो है कवर करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ से जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले हम जो है कंप्लीट अपना जो है फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस हिंदी मीडियम में विद नोट्स, ठीक है, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस हम अपना जो है इस चैनल पर कवर करने वाले हैं, तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस जो है मेरे भाई, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी वेज रेट क्या होता है, ठीक है, और उसको कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वेजेस के बीच में, प्राइस के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है इसके बीच में जो है किस तरीके का रिलेशन होता है, ये तीनों जो है आपस में किस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ आपको जो है आज समझनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तो अगर हम वेजेस की बात करते हैं तो हम इसको जो है एक सिंपल फार्मूले से हम जो है इसको समझ सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई एफ एंड यू कॉमा जेड, ये इसका जो है इक्वेशन होती है, जहाँ पे W जो है वो इंडिकेट करता है नॉमिनल वेजेस को, ठीक है, एंड पीई जो है वो इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को, यू जो है वो डिनोट करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है अर्थव्यवस्था के अंदर, एंड जेड जो है वो इंडिकेट करता है रिमेनिंग फैक्टर्स को, अन्य फैक्टर्स को, जिसके अंदर कानून, यूनियन, मिनिमम वेज वगैरह, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन सारे ही फैक्टर्स को हमको जो है डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है। और ये एफ जो होता है, एफ का मतलब है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है किसका, एफ का मतलब होता है फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप है ये। ठीक है, ये कोई फैक्टर नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब इन फैक्टर्स के अंदर जब चेंज आएगा, जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, जब ये चीज़ें घटेंगी, तो उसका वेजेस पर जो है किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को फंक्शनल रिलेशनशिप जो है कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके एक एक चीज़ आपको समझनी है, सुननी है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डब्ल्यू पे के यहाँ पे इसने लिखा है नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल वेजेस के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है मजदूरों को मिलने वाला वेतन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है दो तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। पहले आपको समझना है नॉमिनल वेजेस क्या होती है। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पहले आपको समझना है नॉमिनल वेजेस क्या होती है और दूसरी होती है रियल वेजेस। ठीक है, तो रियल वेजेस किस तरीके से डिफरेंट होती है नॉमिनल से। नॉमिनल को तो हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और रियल को जो है हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू अपॉन में पी से। ठीक है, ये जो है ये रियल वेजेस का जो है फॉर्मूला होता है। मान लीजिए, मान लीजिए बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी जो भी जो वेजेस है ना, मेरी अभी जो वेजेस है वो 10,000 रुपये है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, 10,000 रुपये है। और उस टाइम पे एक समोसे की जो वैल्यू है, एक समोसे की जो वैल्यू है वो 5 रुपये है। ठीक है, ठीक है जी, 5 रुपये है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैं कितनी क्वांटिटी समोसे की बाय कर सकता हूँ, मैं कितनी क्वांटिटी समोसे की बाय कर सकता हूँ, तो आप कहोगे भाई 10,000 को 5 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे भाई आप 2,000 समोसे जो है खरीद सकते हो अगर 5 रुपये का एक समोसा है तो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन
अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको 2 सिनेरियो लेने हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरी जो वेजिस है वो 10,000 से बढ़ के 20,000 रुपए हो गई। वो 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गई, ठीक है? और समोसा जो है वो 5 रुपए का ही था। समोसे के प्राइस में कोई भी चेंज किसी भी तरीके का नहीं आया। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी समोसे की खरीद सकता हूँ, तो आप कहोगे भाई अब तो आप 4,000 क्वांटिटी खरीद सकते हो। कैसे आया ये 4,000 रुपए? भाई इसको भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट, ये फॉर्मूला होता है ना। तो 20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे 4,000 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 2,000 कैसे आया था, 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है? तो भाई जैसे ही, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे अटेंटिव होकर, जैसे ही 10,000 से मेरी सैलरी 20,000 रुपये हो गई और प्राइस जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, उस क्वांटिटी के प्राइस के अंदर जो है किसी भी तरीके का कोई भी चेंज जो है वो नहीं आया है, ठीक है? प्राइस में जो है किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, तो मैं जो है किसी भी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने के लिए सक्षम हूँ, एलिजिबल हूँ, ठीक है? एक और सिनेरियो लेते हैं। दूसरे सिनेरियो के अंदर मेरी जो वेजिस है वो क्या हो गई, बढ़ गई, 20,000 रुपये हो गई, ठीक है? लेकिन वहीं जो समोसा पहले 5 रुपए का था ना, ये वाला सिनेरियो भूल जाइए, ये वाला सिनेरियो है, ठीक है? 10,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 5 रुपए का एक समोसा था, तो मैं 2,000 समोसे बाय कर रहा था, ठीक है? अब मेरी सैलरी डबल हो गई, 10,000 से 20,000 रुपये हो गई, लेकिन वहीं जो समोसा पहले 5 रुपए का था, वो समोसा अब 10 रुपए का हो गया, ठीक है? तो अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, तो भाई अब मेरी सैलरी भी बढ़ रही है, ठीक है? लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ-साथ क्या हो रहा है, सैलरी बढ़ने के साथ-साथ भाई प्राइस लेवल भी बढ़ रहे हैं, जो चीज़ 5 की थी, वो चीज़ 10 की हो रही है, ठीक है? तो अब मैं कितने समोसे खरीद सकता हूँ? तो आप कहोगे भाई अब तो तू वही जो पहले खरीद पा रहा था, वही खरीद पा रहा है, अब तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी मैं 2,000 समोसे जो है पहले भी मैं जो है 2,000 समोसे खरीद पा रहा था और अब भी मैं जो है 2,000 समोसे ही खरीद पा रहा हूँ। मतलब ये हुआ, अब भी मैं सिर्फ़ 2,000 समोसे ही खरीद पा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 2 सिनेरियो मैंने आपको समझाए हैं कि जब ये मेरे जो 10 से 20,000 हुए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉमिनल वेजेस। इसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल वेजेस, ठीक है? जो एक्चुअल में आपको इन हैंड में मिल रही है, ठीक है? ये हाथ में जो आपके पास पैसा जो मिल रहा है आपको, उस चीज़ को नॉमिनल वेजेस कहते हैं, ठीक है? अगर आपकी नॉमिनल वेजेस बढ़ रही है और प्राइस लेवल सेम रहता है, प्राइस लेवल में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज जो है वो नहीं होता है, ठीक है? तब तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तब तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो आप ज़्यादा किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने के लिए एबल होते हो। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो मैंने आपको समझाया कि अगर आपकी सैलरी तो बढ़ रही है, 10 से 20,000 हो रही है, ये वाला सिनेरियो देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी सैलरी तो बढ़ रही है, ठीक है? लेकिन आपकी सैलरी बढ़ने के साथ-साथ जो प्राइस लेवल थे, जो महँगाई थी, वो भी बढ़ रही है उसी रेट से। भाई जो चीज़ 5 की थी वो 10 की हो गई, मेरी सैलरी भी बढ़ रही है, मेरी सैलरी भी 10 से 20,000 हो रही है, डबल हो रही है। लेकिन उसी टाइम पर जो प्राइस लेवल हैं, जो महँगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो भी उसी रेट से बढ़ रही है। तो मैं तो अब भी वही खरीद पा रहा हूँ जो पहले खरीद पा रहा था, तो मेरी सैलरी बढ़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई 10,000 से 20,000 हो गई, मेरी नॉमिनल वेजेस जो है वो 10 से 20,000 हो गई। पहले 10 मिल रही थी, अब 20 मिल रही है, क्योंकि नॉमिनल मैंने क्या बोला, जो आपको हाथ में मिल रही है, इन हैंड आपको जो मिल रही है वो नॉमिनल होती है। तो मेरी तो नॉमिनल बढ़ रही है, लेकिन फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसके साथ-साथ महँगाई भी बढ़ रही है। जो चीज़ मैं पहले जितनी मैं पहले खरीद पा रहा था, अब भी मैं जो है उतनी ही खरीद पा रहा हूँ। फ़ायदा तब है जब महँगाई जो है ना बढ़े और मेरी नॉमिनल वेजेस बढ़े, या महँगाई उस रेट से ना बढ़े जितनी की नॉमिनल वेजेस बढ़ रही है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे भी उतना ही डबल कर दिया,
मैंने यहाँ पे उतनी डबल कर दी जितनी मेरी नॉमिनल बढ़ी थी। अगर मान लो कम बढ़ती, एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मान लीजिए मेरी अगर वेजेस 10 से 20 हज़ार हो गई और नॉमिनल वेजेस अगर मैं 7 कर दूँ, 5 रुपए का समोसा 7 का कर दूँ, तो अब मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाऊंगा। मतलब मैंने अपनी सैलरी डबल कर दी, 10 से 20 हज़ार कर दी, लेकिन समोसा मैंने 5 से 10 का नहीं करा, समोसा मैंने 5 से 7 रुपए का ही करा। तो अब मैं 2000 से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाऊंगा। ठीक है, अब मैं 2000 से 3000 कुछ क्वांटिटी अब मैं जो है खरीद पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि रियल वेज का मतलब क्या होता है? रियल वेज का मतलब भाई एक्चुअल में ये होता है कि अगर आपकी जो नॉमिनल वेज रेट है, अगर आप उसको प्राइस से अगर आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास रियल वेज निकल के आती है। और एक्चुअल में जो वेज मैटर करती है वो रियल ही मैटर करती है, नॉमिनल मैटर नहीं करती है। ठीक है, रियल वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी, नॉमिनल तो आपकी चाहे 10 से 20 हो जाए, 20 से 30 हो जाए, 30 से 40 हो जाए, कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर इन्फ्लेशन रेट भी जो है उसी तरीके से बढ़ रही है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक ज़रा क्रोनोलॉजी समझनी है कि क्रोनोलॉजी जो है वो किस तरीके से चलती है। मान लीजिए मान लीजिए कि भाई क्या कहते हैं, महंगाई हो रही है। ठीक है, मान लीजिए महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, तो मज़दूर क्या बोलेंगे? मज़दूर जो है, अभी हम पढ़ के आए हैं, मज़दूर जो है ज़्यादा वेजेस की जो है डिमांड करेंगे। मज़दूर क्या करेंगे? ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे कि भाई अभी हमारी जितनी तनख्वाह है, हम उसमें जो है हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हमें तो जो है भाई ज़्यादा वेजेस चाहिए, हम इस वेज रेट पे अब काम जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर को बोलेगा अपने। अब एम्प्लॉयर अगर इसकी वेजेस बढ़ा देता है महंगाई के हिसाब से, तो क्या होगा? अब वेजेस बढ़ाने से क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो उत्पादन की जो लागत होती है, वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। अब वही सिंपल सी बात है, जो मेरे पास लेबर थी, मैं जिस लेबर को पहले 10,000 रुपये दे रहा था, अब मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, अब मैं उसकी तनख्वाह 12,000 रुपये कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं पहले 10,000 रुपये में बना लेता था, अब वो चीज़ 12,000 रुपये में बन रही है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि अब मेरी जो कॉस्ट है, जो मेरी लागत है, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। वेजेस तो मजदूरों की बढ़ गई, वेजेस जो है वो तो मजदूरों की बढ़ गई, उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा कि प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। अभी भाई सिंपल सी बात है, जो समोसा पहले 5 रुपए का बिक रहा था, ठीक है, उसमें मेरी जो कॉस्टिंग थी वो 3 रुपए की थी। अब वही समोसा जो है 10 रुपए का बन रहा है, 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि मेरी सेलिंग कॉस्ट जो है वो 7 रुपए हो गई, क्योंकि मैंने वेजेस बढ़ा दी अपनी। अब प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो बढ़ गए, मेरी तनख्वाह 10 से 20 हज़ार रुपये तो हो गई, ठीक है, लेकिन वहीं समोसे के प्राइस 5 से 10 रुपए के हो गए। अब जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए और मैं जब समोसा लेने जाऊंगा तो क्या होगा? अब भाई मेरे तो 10,000 से 20,000 रुपये हो गए, मेरी तनख्वाह तो बढ़ रही है 10,000 से 20,000। मैंने बोला था भाई महंगाई हो रही है, हमारा नहीं पड़ रहा इसमें पूरा, मेरी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ा दी। सैलरी बढ़ाने से एम्प्लॉयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए। अब जब मार्केट में मैं अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह से जब मार्केट में प्रोडक्ट को लेने जाऊंगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट महंगा दिखेगा, मुझे भाई महंगाई हो रही है फिर से, मेरे क्या दिख रहा है? ये क्या हो गया? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन हो रही है। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है। ठीक है, और महंगाई किस वजह से हुई है? महंगाई किस वजह से हुई है? क्योंकि वेजेस बढ़े थे। वेजेस क्यों बढ़े थे? क्योंकि महंगाई हो रही है। ठीक है, और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी? फिर वेजेस। मतलब ये जो साइकिल है ये बहुत खतरनाक साइकिल होता है, जिससे
निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और इसी तरीके से इन्फ्लेशन क्या होती है, चलती जाती है, महंगाई जो है बढ़ती जाती है। तो ये साइकिल आपको जो है ध्यान रखना है और नॉमिनल वेजेस से ज़्यादा रियल वेजेस जो है आपकी मैटर करती है। ठीक है, रियल वेज का मतलब होता है आपकी एक्चुअल में परचेजिंग पावर जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया नॉमिनल वेज क्या होता है। अब जरा इन तीन कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। पहला है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। देखिए, ये कहता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं और जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती है, नॉमिनल वेजेस से ज़्यादा रियल वेजेस पे क्या करती है, रियल वेजेस की परवाह करती है। तो दोनों टर्म मैं आपको समझा चुका हूँ कि नॉमिनल क्या होती है और रियल क्या होती है। अगर भविष्य में चीज़ों की कीमत दुगना होने की उम्मीद है, जैसे कि मैंने आपको बताया समोसा 5 से 10 रुपए का हो गया, तो मजदूर भी क्या करेंगे, दुगने वेतन की मांग करेंगे कि भाई हमारा नहीं पूरा पड़ रहा, मेरा 10,000 में 20,000 रुपये चाहिए भाई मेरे को, क्योंकि जो चीज़ पहले 5 की मिल रही थी वो 10 की मिल रही है। तो ताकि उनकी खरीदने की ताकत वैसी की वैसी बनी रहे। यही एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझा के आया हूँ। इसलिए जैसे जैसे पीई बढ़ता है, फ्यूचर में प्राइस एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, अगर आप लग रहा है चीज़ों के बढ़ने के दाम हैं, तो वेतन भी क्या होता है, वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल का वेज के साथ सीधा रिलेशन है। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल का वेज के साथ सीधा रिलेशन है। ये जो है, ये हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसके साथ भाई इसका सीधा रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। हमने क्या, हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भाई इन तीनों में आपस में किस तरीके का रिलेशन है, आखिर वेज रेट किस तरीके से इससे इन्फ्लुएंस हो रही है, किस तरीके से फंक्शन जो है ये काम करते हैं, किसके बढ़ने से और किसके घटने से वेज बढ़ेगी और वेज घटेगी। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन के बढ़ने से वेज बढ़ती है और घटने से घटती है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की दर जो है वो कितनी है। तो कहता है कि जब बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की दर है, लोग खाली है, लोगों के पास काम धंधा ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो मजदूरों की बातचीत की ताकत मतलब बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि काम धंधा ही नहीं है। अरे भाई, काम धंधा नहीं है का मतलब क्या है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कोई भी बंदा किसी भी काम के लिए किसी भी वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार है। आप उस टाइम पर ये नहीं कह सकते, आप उस टाइम पर ये नहीं कह सकते भाई मैं तो इतने ही लूंगा, अगर तेरे को देना है तो दे दे, वरना तो भाई कोई बात नहीं, मैं तो नहीं काम कर रहा। इसका बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था भाई, कोविड के टाइम पे लोग, कंपनियों ने एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, बहुत बल्क लेवल पे जो है बेरोजगारी तबाही हुई, निकाल दिया जी, करना है करो, आधी सैलरी पे करना है तो कर लो, नहीं करना तो भाई बाढ़ में जाओ, अपना घर बैठो आराम से। तो उस टाइम पर क्या कोई भी बंदा ये बोल सकता था कि नहीं भाई नहीं, आधी पे नहीं करूँगा, पूरी देनी है तो दे, वरना मैं तो जा रहा हूँ भाई। वो क्या कर, जा भाई, तेरे को आधी दे रहा हूँ तेरे को, अगर उसमें भी नहीं है तो जा अपने घर पे बैठ। तो जब बेरोजगारी उस टाइम पे बहुत पीक पे थी, उस टाइम पे किसी बंदे को, उस टाइम पे किसी भी बंदे को जो वेज रेट पे जो काम मिल रहा था वो कर रहा था। उस टाइम पे बार्गेनिंग पावर नहीं हो सकती थी, क्योंकि बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो इससे कंपनियां क्या करती है, कम वेतन देकर भी लोगों को काम पर क्या कर लेती हैं, रख लेती हैं। मतलब कि, मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है वेतन जो है वो घट जाता है। मतलब यहाँ उल्टा रिलेशन है, यहाँ पे जो है यहाँ इन्वर्स रिलेशन है जी। अगर ये फैक्टर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वेजेस घटती हैं। और अगर उल्टा ले लीजिए, बेरोजगारी घट रही है ही नहीं, बंदा खाली नहीं है जी, बंदे बंदे ही नहीं है काम करने के लिए, सब लगे हुए हैं काम धंधे में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में वेतन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बंदे ही नहीं है काम करने के लिए। एम्प्लॉयर को बंदे चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर बंदे ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी कंपनियों से उनको ज़्यादा कीमत से, उनको ज़्यादा वेज रेट पे ज़्यादा सैलरी देकर उनको क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ काम करो आकर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ उल्टा रिलेशन होता है वेजेस के साथ और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, अदर फैक्टर, जिसके अंदर हम मिनिमम वेज कह सकते हो
एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन कह सकते हो, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसको जेड से जो है हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या फैक्टर है, कहता है यानी बाकी सभी चीज़ें जो वेतन को प्रभावित करती हैं, ठीक है, जो हम कल पढ़ के आए थे, ठीक है, एफिशिएंसी, वेज है, और कल हम बार्गेनिंग पावर वगैरह कई सारे फैक्टर्स पढ़ के आए थे ना, मजदूरी, इन्फ्लेशन वगैरह कई सारी चीज़ें पढ़ के आए थे। तो वो अदर फैक्टर्स जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो वेज रेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी बीमा। अगर सरकार बेरोजगार लोगों को ज़्यादा फायदा देती है, ठीक है, तो लोग नई नौकरियां ढूंढने में देर कर सकते हैं। इससे कंपनियों को ज़्यादा वेतन जो है देना पड़ सकता है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, जैसे आपने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आते हो, एक स्कीम होती है मनरेगा। एक स्कीम होती है मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार, ये आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10th, 11th, 12th पढ़ते ही आ रहे होगे इस स्कीम को। ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है, और सरकार अगर फेल हो जाती है, अगर सरकार नहीं दे पाती इस स्कीम के जरिए, अगर सरकार उनको नहीं दे पाती रोजगार, तो उनको भत्ता मिलता है। तो अगर आपको बिना काम मिले भत्ता मिल रहा है, पैसा मिल रहा है जी, ठीक है, तो भाई अगर पैसा मिल रहा है तो आप कहीं और जगह नौकरी ढूंढोगे, आप 100 दिन तक चुप बैठ जाओगे। आप काम देखोगे ही नहीं। जब पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, बिना काम करे पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो लोग क्या करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोग नई नौकरियां देखना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर लोग नई नौकरियां देखना बंद कर देंगे तो फिर मार्केट के अंदर रिसोर्स नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर को तो बंदे चाहिए काम कराने के लिए, या बंदे है ही नहीं, बंदे काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनको सरकार से भत्ता मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब कंपनियों को फिर क्या करना पड़ेगा, लोग काम ही नहीं ढूंढ रहे, काम ही नहीं करना चाहते लोग, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कंपनियों को ज़्यादा वेतन से अट्रैक्ट, ज़्यादा वेतन, ज़्यादा वेज दे के लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, दूसरी जगह से बुलाकर लोगों को, जहाँ दूसरी जगह पे लोग काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे जो लोग लगे हुए हैं, वहाँ से हटाकर लोगों को लाना पड़ेगा कि आप आइए हमारे जगह काम करिए। इट मीन्स और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मिनिमम वेज ले लीजिए, मिनिमम वेज एक्ट। तो मिनिमम वेज एक्ट क्या है? मिनिमम वेज एक्ट जो है सरकार ने फिक्स कर दिया कि जी इतना वेज जो है, इतना वेज तो आपको देना ही देना है, इससे कम, इससे नीचे आप जो है नहीं दे सकते हो, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन होता है कि भाई कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी ऐसे फालतू फलाने या डिमांड रीजन से नहीं निकाल सकता। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर मजबूर हो जाता है मिनिमम वेज देने के लिए और किसी भी एम्प्लॉय को इस तरीके से निकालने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये वाले फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जब अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा बढ़ते हैं, बेरोजगारी बीमा, बेरोजगारी भत्ता एंड मिनिमम वेज एक्ट, यूनियन वगैरह जो होती हैं, जो ज़्यादा अगर मजबूत होती है, वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करती हैं, तो जब ये बढ़ता है तो मेरे भाई एम्प्लॉयर को ज़्यादा वेतन जो है देना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ते हैं तो भाई वेजेस भी बढ़ती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो भाई ये घटता है। अगर अदर फैक्टर अगर बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ता है। मतलब सिर्फ ये वाला जो है इसके साथ जो है इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, और बाकी के जो ये दो फैक्टर हैं इनके साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है वेजेस का, ठीक है जी। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो इक्वेशन होती है वेजेस की, प्राइस की और अनएम्प्लॉयमेंट की, ये आपस में किस तरीके का इनका रिलेशन होता है, कब जेड बढ़ता है, कब यू बढ़ता है, कब पी बढ़ता है, तो उसका वेजेस पे किस तरीके का इम्पैक्ट जो है पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, Duggal_return_, यूज़र नेम भी आपका नीचे आ रहा होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर आप जिस नोट्स से पढ़ा रहे हो 4th सेमेस्टर के लिए, आप वो जो है हमें सेंड कर दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन जो है
इन नोट्स से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और हिंदी में आप जो है इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को जो है भाई बिना सब्सक्राइब करे और वीडियो को बिना लाइक और कमेंट किए मत जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको जो है किस तरीके का समझ में आया है। ठीक है, क्या डाउट आपका है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई, क्योंकि जब तक आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में जो है नहीं आ रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए। ठीक है, और सभी फ्रेंड सर्कल में जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, क्योंकि आपको भी पता है आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा हिंदी मीडियम में आपको जो है इकोनॉमिक्स कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम जो है बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी दर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये क्या होती है, किस तरीके से डिसाइड होती है, इसके ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।